अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार हुए आज पूरे 38 दिन हो गए हैं और कल उनका साइफर केस सुना जाएगा अटक जेल के अंदर, और जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो हैं ये केस सुनेंगे अटक जेल के अंदर। और ये बड़ी अजीब नज़ीर है। पहली मरतबा आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बगैर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द कंपीटेंट अथॉरिटी जो किसी भी केस को एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर मुंतकिल कर सकती है, और ये हाई कोर्ट ने ये केस मुंतकिल किया। पहली मरतबा हुआ ऐसा पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर कि एक केस जो है एक सूबे से, यानी एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी किसी सूबे के अंदर नहीं आती, तो यहाँ से केस जो है ये पंजाब की जुरिस्डिक्शन में यानी अटक के अंदर मुंतकिल हो गया। और रीज़न्स भी बड़ी अजीब और गरीब किस्म की दी गई थी इस केस के अटक जेल में ट्रायल के चलाए जाने के हवाले से। एक जी के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यानी इमरान खान साहब की जान को खतरा, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, और नंबर 2 जज साहब की को भी खतरात हैं। तो जज साहब जो हैं वो एक दिन अटक जेल में ट्रायल करते हैं, बाकी 13-14 दिन तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जज हैं, और यहाँ पे यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत जज हैं, और इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट के अंदर वो कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बैठ के बाकी केसेस की समाअत भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो डेडिकेटेड इस केस के हवाले से लगे हुए हैं जनाब, वो बाकी किसी केस में उनका इंट्रैक्शन नहीं है बाकी वकीलों के साथ या बाकी क्लाइंट्स के साथ। तो ये एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की एक दलील इसकी पेश की गई थी, जवाब पेश किया गया था कि जज साहब को भी खतरा आते हैं और खान साहब की भी सिक्योरिटी के लिए ये केस अटक जेल के अंदर इसका ट्रायल हो रहा है। मसला, असल मकसद यही है, जिस तरह मैंने कल बात की थी, कि इमरान खान को पब्लिक आई से दूर रखना है, लोगों की नज़रों से ओझल रखना है कि लोग उसे भूल जाएं। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात में लोग इमरान खान को भूल पाएंगे, या इंतखाबात से पहले या इंतखाबात के बाद भी, क्योंकि एक वेव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क के अंदर कि जो थमने का नाम नहीं ले रही। तो इमरान खान के वाले से ये जो सोच है कि लोग उसे भूल जाएंगे, तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी नाज़रीन, इसी से जुड़ी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा तज्जिया, एक छोटा सा तबसरा आपकी खिदमत में, कि कहा जाता था, बहुत ज़्यादा बात होती थी, इवन कुछ जजेस के हवाले से, क्या कुछ पॉलिटिशियंस बात करते थे कि इमरान खान जो है वो कोकेन का नशा करते हैं, वो आइस का नशा करते हैं। 38 दिन से एक बंदा अटक जेल के अंदर कैद है। क्या कोई जो एक्सपर्ट्स हैं जो समझते हैं नशे के हवाले से, इस पर्टिकुलर नशे के हवाले से, क्या कोई बंदा 38 दिन किसी भी नशे के बगैर ज़िंदा रह सकता है? और ये नशे तो इतने लीथल हैं कोकेन या आइस का, कि इसके बगैर तो बंदा ज़िंदा रह ही नहीं सकता। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ज़िंदा रहना ही बड़ा महाल था। तो ये बड़े अजीब और गरीब किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते थे सियासत के अंदर, के जी वो कोकेन का नशा करते हैं, वो आइस का नशा करते हैं, वो एक हफ्ते से ज़्यादा जेल में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बड़े एनालिसिस दिए जाते थे। अब मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, बड़ी यकीनी, यानी कि मैं आपको बहुत वसूख के साथ बता रहा हूँ कि जो इमरान खान के सियासी मुखालफीन हैं, पहले तो वो डराते थे इमरान खान को जेल से, कि इमरान खान जो है वो जेल चला जाएगा, बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सज़ा हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई करके भी देख लिया और जेल में डाल के भी देख लिया, लेकिन आप इस बंदे को तोड़ नहीं सके। ये बंदा आज भी अपने अज़्म पर कायम है, ये बंदा आज भी अपने मिशन पर डटा हुआ है। चाहे इसने 9 मई के वाले से चीज़ें गलत की, सही की, जो भी है, अगर गलत भी किया है, जो भी है, लेकिन जब बंदा अपने मिशन के ऊपर डटा हुआ, ये पीछे नहीं हटा, इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बड़ी खबरें भी चलती हैं बीच में कि इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और पीछे हट गया, झुक गया, लेकिन ये बंदा नहीं झुका, ना इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मुझे तो इमरान खान जो है, जिसे समझा जाता था कि कमज़ोर पॉलिटिशियन है, सियासत इसको नहीं आती, पिछले 1.5-2 साल के अंदर इस बंदे ने बता दिया कि इसे सियासत, बाकी जो इसके मुकाबले में सियासतदान बैठे हैं, रिवायती सियासतदान, उनसे बहुत अच्छी सियासत इसे आती है। और प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये बंदा डट भी गया है, ये पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जिनके बारे में आज ही खबर सामने आई है कि वो लंदन से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो कि पाकिस्तान से शदीद बीमारी की हालत में जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवा के, या जिस तरह से भी पाकिस्तान से ये बंदा गया था, वह पाकिस्तान के साबिक़ 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन जिस जवाज़ पे वो गए थे कि उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, उनकी जान को ख़तरा है, वो किसी वक्त भी उनको कुछ भी हो सकता है, जजों ने जान की गारंटियाँ तक मांग ली थी कि भाई आप जान की गारंटी देते हैं, नहीं देते। तो अब वही बंदा जब वो लंदन गया तो बिल्कुल रुबा सेहत हो गया, बिल्कुल कोई वहाँ पे इलाज नहीं हुआ मियाँ साहब का, कोई किसी किस्म का इलाज नहीं हुआ उनका, और ट्रीटमेंट कोई नहीं हुई। और अब भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है नहीं है मियाँ साहब की कि जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे कोई ऐसी बात हो कि उन्हें कोई इलाज चलता रहा इतना अरसा। 3-3.5 साल मियाँ साहब रहे लंदन में, कोई इलाज नहीं करवाया, कोई बीमारी नहीं थी। आज अगर आ रहे तो वो अक्सर कहा जाता था कि उनके जो मुआलिजीन हैं वो मियाँ साहब को जब कहेंगे पाकिस्तान जाने का तो मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे।
تو وہ معالج تو کوئی اور نہیں تھا، معالج ایک ہی تھا. وہ سب آپ کو پتہ ہے کہ معالج کون تھا ان کا. وہ ان کی بیماری جو ہے وہ کوئی ایسی میڈیکل بیماری نہیں تھی، وہ ایک سیاسی بیماری تھی جس میں میاں صاحب مبتلا تھے، جو کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی اور وہ جیل میں جا چکے تھے. وہ جیل کے اندر سروائیو نہیں کر سکتے. میاں صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیل برداشت نہیں کر سکتے، وہ جیل کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ ایک پہلے بھی جب اٹک جیل میں قید تھے تو یہاں سے کمپرومائز کر کے سعودی عرب لینڈ ہوئے تھے جا کے معاہدہ کر کے. اب کی مرتبہ میاں صاحب جو ہیں وہ صحت کا بہانہ کر کے لندن چلے گئے اور واپس آ رہے ہیں 21 تاریخ کو. مجھے نہیں لگتا کہ جتنی تباہی پچھلے 16 مہینوں کے اندر ہوئی ہے، جتنا پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی اب یہ ہے ناظرین کہ جو بھی پچھلے 16 مہینے کے اندر ہوا ہے اس کو پی ایم ایل این اون ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو عوام کے سامنے جا کے 2017-18 کی پرفارمنس اپنی رکھیں گے کہ 2013 سے 2017-18 تک جو ہماری پرفارمنس تھی وہ کتنی شاندار پرفارمنس تھی ہماری. ہم نے بجلی کا بحران دور کر دیا، ہم نے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل کر دیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین. اگر میں بالکل ایک فیئر انالیسس دوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2013 سے 2018 کے ٹینیور میں پی ایم ایل این نے کچھ اچھے کام بھی کیے. معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو آپریشنز تھے اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا گیا. کراچی کے اندر بدامنی تھی اس کو ختم کیا گیا. بجلی کے بحران کو جیسے تیسے بھی بہت زیادہ ایک ڈیبیٹیبل یہ معاملہ ہے کہ جس طرح سے ڈیلیں کی گئی ہماری کیپیسٹی چارجز کے اوپر، آئی پی پیز کے ساتھ دیگر معاہدے کیے گئے. بہت زیادہ فرسٹریشن میں آ کے کہ ایک سوچ تھی کہ ہم نے کسی بھی طرح سے بجلی کے بحران پہ قابو پانا ہے. ایکسیس سے بجلی ہم نے پاکستان کے اندر پیدا کی، چونکہ انتخابی نعرہ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے ڈیلیور کیا اس پہ. لیکن ساتھ سوچنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن کا جو نظام ہے، اب ہماری جو ایک ڈسپیچ اینڈ ٹرانسمیشن کا ہمارا جو نظام ہے بجلی کا، وہ اس کی اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 30,000 میگا واٹ سے اوپر بجلی ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتی، ٹرانسمٹ ہی نہیں کر سکتی. اور بجلی کی کیپیسٹی آپ نے اگر 36,000 میگا واٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر تو وہ 6,000 بجلی آپ کی فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے. وہ آپ بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو کیپیسٹی چارجز تو آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. کیپیسٹی چارجز بہت سادہ سی چیز، بہت سارے لوگوں کو پاکستانیوں کو پتہ ہے کیپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں. جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے میں سادہ ترین الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیپیسٹی چارجز سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پاور ہاؤس، اگر ایک بجلی گھر جو ہے، مثلاً بجلی ایک تو پانی سے پیدا ہوتی ہے، پن بجلی جسے کہا جاتا ہے، ونڈ مل سے پیدا ہوتی ہے، سولر سے پیدا ہوتی ہے. ایک مہنگی بجلی نیوکلیر سے بجلی پیدا بھی ہوتی ہے. ایک بجلی پیدا کرنے کا ایک مہنگا سورس ہے جو کہ ہے بجلی فرنس آئل سے یا ایندھن سے پیدا ہوتی ہے. تو اس میں لوگوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ آئی پی پی جو ہیں ان کے ذاتی ان کے پاور ہاؤسز تھے، کسی کا 1000 میگا واٹ کا ہے، کسی کا 400 میگا واٹ کا ہے، کسی کا 200 میگا واٹ کا ہے. انہوں نے سسٹم یعنی کہ انہوں نے بجلی بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بیچنی شروع کر دی. اب لوگوں نے جب پاور ہاؤس لگائے تو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو معاہدے کیے، ایک تو ڈالر کا فلکچویٹنگ ریٹ رکھا گیا، ڈالر ٹرمز میں یہ معاہدے فکس ہوئے، روپی ٹرم میں یہ فکس ہونے چاہیے تھے، ڈالر ٹرم میں یہ معاہدے جو ہیں وہ فکس ہوئے، طے ہوئے. اور دوسرا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا تھا کہ کیپیسٹی چارجز کے اوپر یہ معاہدے طے ہوئے تھے. کیپیسٹی چارجز سے مراد سمپل یہ ہے کہ اگر کسی کوئی آئی پی پی، کوئی پاور پروڈیوسر کوئی ہے، اگر اس نے پاور ہاؤس اپنا لگایا ہے فرنس آئل والا، اگر وہ بجلی پیدا کرتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے جی 100 میگا واٹ کی، اور وہ پیدا کر رہا ہے 1 میگا واٹ یا 1 میگا واٹ بھی پیدا نہیں کر رہا، گورنمنٹ آف پاکستان ان دی اینڈ آف دی منتھ اس کو پورے 100 میگا واٹ کے پیسے دے گی، پیسے دینے کی پابند ہے. چاہے وہ 1 میگا واٹ بجلی پیدا کرے یا پورے 100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے یا بالکل 0 میگا واٹ بجلی پیدا کرے، پورا مہینہ بند پڑا رہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پورے 100 میگا واٹ کی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے پیداوار کی اتنی ہی اس کو پیسے دے گی ہر صورت میں، وہ چاہے بند پڑا رہے. تو یہ ظلم تو ہوا تھا. اس طرح کے معاہدوں کے اندر گڑبڑ بھی تھی کافی زیادہ. ہم نے اس وقت بڑی ویک کنڈیشن کے اوپر ہم نے وہ معاہدے جو ہیں وہ ہم نے سائن کیے تھے، چونکہ ہم بہت زیادہ ڈسپریشن میں تھے، ڈیسپریٹ تھے کہ ہم نے کسی بھی طرح سے بجلی پاکستان کے اندر پیدا. چلے اچھا برا جیسا بھی ہے، بجلی کے بحران پہ قابو پا لیا، ایک اچھی چیز تھی. لیکن بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے پاکستان کے اندر. کرپشن کے حوالے سے چیزوں پہ قابو نہیں پایا جا سکا. جو احتساب کا ادارہ ہے وہ ایک وچ ہنٹ کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا، سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا. اب مسئلہ ناظرین جی آ رہا ہے کہ اب پی ایم ایل این اسی 2018 کے اپنے ٹینیور کو واپس لے کے آ رہی ہے کہ ہم اسی کے اوپر ہم نے عوام کے اندر جانا ہے. 16 مہینے کی جو کارکردگی جو ابھی تباہی پاکستان کے اندر مچی ہوئی ہے، ڈالر بڑی مشکل سے آج کل کریک ڈاؤنز کر کے چھاپے مار کے ڈالر کی قیمت پہ قابو پایا گیا ہے. تقریباً قابو مکمل تو نہیں پائے گا لیکن ڈالر کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی. اور انٹرسٹنگلی پاکستان کے اندر قیمت نیچے آنا شروع ہوئی ڈالر کی، افغانستان کے اندر ڈالر کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی، یعنی وچ مینس کہ ڈالر پاکستان سے افغانستان کی طرف سمگل ہو رہا تھا. اور اس میں ناظرین اب کریک ڈاؤن جب ہوا تو ڈالر کی قیمت وہاں پہ بڑھ گئی، پاکستان کے اندر کم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ کریک ڈاؤن پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا؟ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے روک دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ انٹرفیئر نہ کریں ڈالر کے معاملات کے اندر، جیسا ہے ویسا چلنے دیں. تو آپ کو کرنا چاہیے تھا، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں گورنمنٹ تھی، آپ ڈکٹیشن کسی سے کیوں لے رہے تھے؟
दूसरा नाज़रीन, चीनी के वाले से इजाज़त दे दी गई, चीनी पहले एक्सपोर्ट करने की, लोगों ने मुनाफा कमा लिया, पाकिस्तान के अंदर चीनी के स्टॉक्स कम हो गए, शॉर्टेज होगी, जिससे चीनी महंगी कर दी गई, या मसनूई शॉर्टेज करके मसनूई बहरान पैदा करके चीनी की कीमतें बढ़ाई गई। फिर आप देखें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से हो गया, फिर बिजली माफिया पूरे मुल्क के अंदर बिजली के हवाले से, बिजली चोरी के हवाले से आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने क्रैकडाउन शुरू किए हुए हैं। क्यों आप लोगों ने नहीं किया ये? क्योंकि आप लोगों को सियासी अपने आगे वोट देखने थे, अपनी सियासत देखनी थी। पाकिस्तान के लिए आप कहते हैं ना, हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, तो यहाँ भी आपको अपनी सियासत कुर्बान करनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ पे आपने नहीं की, जहाँ पे अपने वोट लेने थे। बिजली आप महंगी करते हैं, जुलाई के महीने में आप बिजली की महंगाई के हवाले से इतलाक करते नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जाती है अगस्त में, जाके उसका इतलाक जब होता है अगस्त में, जब लोगों के बिल आते हैं, डबल बिल उनके लग के आते हैं, तो वो सारा मलबा केयर टेकर के ऊपर डालने की आपने कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर आवाम तो बड़े सियाने वो तो मामला आप पे ही डालते हैं। बहरहाल अब इसमें दूसरा नाज़रीन, हम क्विकली बात कर लें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, कि उन्होंने आज फिर कहा कि इलेक्शन तो होने हैं, चाहे वो 90 रोज़ में हो या 110 रोज़ में हो। तो वो जो इनके एक तूफ़ानी किस्म का एक मौक़िफ़ आया था बीच में, बड़ा जुनूनी किस्म का, बड़ा जो है ना मुज़ाहमत से भरपूर जो उनका एक टोन थी पिछले 3-4 रोज़ से, वो अब ऐसा ऐसा टोन डाउन होना शुरू हो गई है, और 90 रोज़ से अब वो 110 रोज़ पे तो आ गए। वो उस नैरेटिव के ऊपर, उस स्टैंड के ऊपर, प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर वो ज़्यादा अरसा रह नहीं सके, कि बड़ा मुश्किल है आजकल के हालात में उस स्टैंड के ऊपर रहना। और PTI तो उसके ऊपर डटी हुई है, और वाक़ई ये एक आइनी और कानूनी मामला है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हो जाना, आइन के आर्टिकल 228 और 224 बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। बाकी फाइनली सदर आरिफ अलवी डेट देंगे इंतखाबात की या नहीं देंगे, ये उनका इस बारे से मुशावरत वो कर रहे हैं, लेकिन सदर साहब को मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका आइनी हक़ नहीं, बल्कि ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 बहुत क्लियरली कहती है कि सदर साहब को इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करनी चाहिए। तो ये जनाब मामला चल रहे हैं ममलकत पाकिस्तान के अंदर। बाकी क्विकली छोटी सी बात कि हमारी केयर टेकर कैबिनेट जाके बैठी हुई है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो हमारे वज़ीर दाखिला है, निगरान वज़ीर दाखिला, जो जहाँ से डेरा बुगटी से हैं, वहाँ से 6 फुटबॉलर आज से 3 दिन पहले के जो बच्चे हैं वो अगवा हुए थे, जो कि वज़ीर आला जो है स्पोर्ट्स के जो गेम्स हैं, CM वज़ीर आला नेशनल स्पोर्ट्स जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेशन के लिए वो जा रहे थे सिब्बी, और रास्ते में अगवा कर लिए गए। तो अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी। 3-4 दिन से उनके पेरेंट्स बड़ी तशवीश में मुब्तला हैं। तो चाहिए ज़रा हमारे वज़ीर दाखिला साहब को ज़रा अपने सूबे के अंदर, अपने ज़िले के ऊपर भी तवज्जो दें, जहाँ से बच्चे लापता हुए हैं, उनकी वाले से भी कुछ थोड़ा काम कर लें। ये तमाम मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रायल के हवाले से क्या हुआ इमरान खान के, वो भी पता लग जाएगा। बाकी परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है उसमें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर DC इस्लामाबाद ने बता दिया कि परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत जो मज़ीद हिरासत है वो हमें मतलूब नहीं है, मकसूद नहीं है, हम वो नहीं कर रहे, हमने वो ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर है वो ख़त्म तो करनी थी, उसके अंदर IG इस्लामाबाद को के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे लाहौर हाई कोर्ट ने, और DC इस्लामाबाद को और SSP इस्लामाबाद को, SP मुतलका जो हैं सिटी, और साथ जो थाना कोसार के SHO थे उनको भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है CMPO के कानून की वजह से, इसके गलत नाजायज़ इतलाक़ की वजह से। इसलिए वो ख़त्म कर दिया गया परवेज़ इलाही साहब के मामले में। लेकिन एक और केस उनके खिलाफ FIR आज हो गई एंटी करप्शन के अंदर। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर जनाब। एक नक्शे के अप्रूवल के हवाले से उन पर केस बना है LDA के अंदर। इस तरह के छोटे मोटे केसेस बनते रहेंगे, मसला असल कोई और है। ये केसेस तो बहाना है, जो ही मामलात ठीक हो गए PTI के तो ये सारे केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, चूँकि ये विच हंट के लिए बनाए गए हैं। कोई ऐसा कोई एहतसाब पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा। आज की इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।